नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि सहकारिता उप अंकेक्षक का लगभग 69 पोस्ट आ चुका है और अभी उसका जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिलेबस अभी ऑफिशियल रूप से जारी नहीं हुआ है। लेकिन पिछले बार ऑडिटर के क्या है, भले किसी विभाग का भी हो, पिछले बार कैसे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसमें मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए ही हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते चलूँगा और बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस डलवाए मैंने। ठीक है, तो ये पूरा पीवाईक्यूज है, मैं डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसा फॉर्मेट में ना बता के पूरा टाइप करवा दिया हूँ ताकि अच्छे से इसको मुझे एक्सप्लेन करते बने आपको स्पेस हो। ठीक है, इसको करने से आपको ये समझ आ जाएगा कि अकाउंट्स के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये भी तो समझ आना, आप थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत सारी किताबें होंगी, वहाँ से एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आपको समझ आना चाहिए। तो बाकायदा मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। ठीक है, चलो। तो पहले हम अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, फिर कुछ बाकी सब्जेक्ट्स के भी देख लेंगे। अभी सवाल देखना कितना मजेदार सवाल है। गुड्स वर्थ ₹36,000। और मैं ये बता दूं, मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे। गुड्स वर्थ ₹36,000 वर लॉस्ट ड्यू टू फायर। क्या बोला? आग की वजह, यहाँ नीचे हिंदी में भी लिखे, आग से जल के 36,000 रुपए का जो सामान है, माल है, वो जल गया। ओके, द गुड्स वेर इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000। माल का 20,000 रुपए का बीमा था। माल का केवल कितना? 20,000 रुपए का बीमा था। तो समझना बात को, मैं एकदम थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे क्या होता है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस था उसका भी, लेकिन ओरिजिनल जो गाड़ी की वैल्यू 18 लाख रुपए, लेकिन उसमें मुझे मिला कितना? 11 लाख रुपए कुछ मिला। क्यों? वो तो पूरा टोटल लॉस डैमेज हो गया था। तो 18 लाख में समझ लो इंश्योरेंस जो आईडीवी वैल्यू रहती है, इंश्योर्ड वैल्यू, वो 11 तक की थी। हाँ, एक और इंश्योरेंस था कि भाई मैं चाहता तो पूरा 18 लाख का करा सकता था कि अगर कुछ भी डैमेज होता है, टोटल डैमेज होता है, तो पूरा गाड़ी का फुल वैल्यू मिलेगा। बस वैसे ही समझ लेना है ना। तो ये भी भले 36,000 का सामान था, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए तक का माल जो था वो इंश्योर्ड था। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर वुड बी अकाउंटेड एज। अब ये जो भी हुआ, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है, अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इतने ऐसे ऑप्शन है। डेबिट क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट ₹36,000 एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई 16,000। इस टाइप का करेंगे कि किस तरीके से होगा, ये एंट्री आपको समझना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, है ना। ये जो भी ऑप्शन है, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। आपको मालूम है अकाउंट्स, और ये ताबड़तोड़ क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और कितना भी अच्छा थ्योरी रहे, लेकिन ऐसे ऑप्शन देखें तो आप घबरा जाएंगे। अभी देखो, इतना तो आपको मालूम है कि जो डेबिट होता है, ठीक वैसे ही अकाउंट क्रेडिट भी होता है ना। जो एक तरफ डेबिट होगा वो क्रेडिट भी होगा। समझना बात को। मैं अगर मैं सामान को बेचा होता, अगर मैं सामान को बेचा होता, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते नहीं भाई, गुड्स गुड्स को कम किए, सेल किए, बेचे, तो बस आग से जल गया, भले हमको उसका पैसा नहीं मिला, लेकिन आग से जल गया, कितने हजार रुपए का? 36,000 रुपए। तो भी ये क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्रेडिट कर दिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट अकाउंट, क्योंकि आपको मालूम है जो कच्चे माल है, गुड्स हैं, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। 36,000 रुपए का सामान था, क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि अगर मैं सेल करता 36,000 रुपए का, तो भाई तो भी क्रेडिट किया रहता, तो इससे जो आगजनी हुई, नुकसान हो, उसको भी मैंने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब डेबिट क्या करना, ये समझिएगा। ये जो लॉस हुआ फायर की वजह से, आग की वजह से, उस टाइप की लॉस को बोलते हैं, अचानक से कोई आग लग गया, भूकंप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब लॉस जो अचानक से होते हैं उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस, आकस्मिक हानि, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस। और ध्यान रखना, हर एबनॉर्मल लॉस किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, हर एबनॉर्मल लॉस किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब उसके बाद मुझे बताइए, 36,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको, लेकिन आपके 20,000 रुपए की भरपाई किसी दूसरे कंपनी ने कर दी, इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी, तो वास्तविक में आपका लॉस क्या 36,000 है? बोले नहीं सर, मुझे तो 36,000 में 20,000 रुपए मिल गया। तो कितना है? 16,000। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपए है ना, दरअसल ये जो 20,000 रुपए जो इंश्योर्ड था, ये दरअसल क्या है? जो भी इंश्योरेंस, इंश्योर्ड वस्तु होती है जिसका इंश्योरेंस हो गया, वो आपका एसेट के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि वो रिकवरेबल है, उसकी रिकवरी हो सकती है, उसकी क्या हो सकती है? रिकवरी हो सकती है, तो वो एक एसेट के टाइम में काम करता है। एक्चुअल लॉस मुझे कितना हुआ? एक्चुअल लॉस हुआ 16,000 रुपए का। कितने हजार रुपए का? 16,000 रुपए का। तो मेरी एंट्री कैसे बनेगी? मेरी एंट्री वैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना लाभ हुआ, हानि हुआ? तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हुआ भैया। कितना रुपए का? 16,000 रुपए। क्यों? ये अब नॉर्मल लॉस था, इसको डाल दिया। ठीक है,
और डेबिट क्या करना है, इंश्योरेंस। अच्छा, प्रॉफिट लॉस को डेबिट क्यों, अरे लॉस और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस या एक्सपेंस हो गया वो डेबिट होगा, इनकम और प्रॉफिट हो गया वो क्रेडिट होता है हमेशा, ये रूल नियम तो आप जानेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये कितना, ये 20,000 वहन करेगी भाई। तो एक्चुअल एंट्री इसका ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 16,000, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, और क्रेडिट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट 36,000, दोनों का एडिशन, ठीक है। अब इसी को देखो कहाँ कहाँ कैसे दिया हुआ है। आप मुझसे पूछते थे ना, कमेंट बॉक्स में पूछते थे सर पूरा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा कि नहीं, इस टाइप से सवाल आएंगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पूरा है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ, 36,000, तो क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट रुपये 36,000, एंड डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000, क्यों है पूरा कैलकुलेशन बता दिया। और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना 20,000 से, ये देखो इतने के लिए, लेकिन कितना कंसेप्ट पीछे इसके पीछे कितना कंसेप्ट छिपा हुआ है, इसको देखिए। और ऐसी मैं बोला 69 पोस्ट आप जाने नहीं दे सकते, ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसे डीप में। और मैं बोला जितना ये 75 ये वाला एग्जाम हो गया, इससे पहले एक और एग्जाम हुआ था, फुल मार्क्स थे मेरे अकाउंट्स में, ठीक है। तो मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा सकता हूँ आपको इसी लेवल का, ठीक। तो चाहे तो आप सहकारिता उपंक चेक का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस जो आपको इसको वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से बहुत मिनिमम फीस रखा गया। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन होंगे, 1 तारीख से 1 मई से लाइव सेशन होगा, मैं टाइमिंग अपडेट कर दूंगा शाम में, वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, वो लाइव भी रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखेगा और बाकी क्लासेस भी रिकॉर्डेड रहेंगी। और केवल आपको अकाउंट्स लेना है तो अकाउंट्स का अलग से आप ले सकते हैं, अकाउंट्स का कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सहकारिता उपंक में पूरा सिलेबस जितना भी हो सब इसमें कवर होगा, और इसमें केवल और केवल अकाउंट्स होगा, अकाउंट्स के अलावा जो भी है ये इसमें सब में कवर होगा, ठीक है। और जो बच्चे फुल सीजीओएम कोर्स लिए हुए हैं उनको ये लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सब चीज़ कवर हो जाएगा, फुल सीजीओएम में ऑडिटर वाला भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और अभी से आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसके पीछे पूरा आपका कंसेप्ट छुपा होता है। हु आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा, किसी कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, ऐसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड भी, कुछ थ्योरी बेस्ड भी। पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो नहीं बन पाएगा। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं कंपनी से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो मैनेजर का काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, मैनेजर्स हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर, यही असली मालिक है, यही असली मालिक है, यही पूरा डिसीजन लेते हैं, यही असली मालिक है। डिबेंचर होल्डर भैया आप, ये एक प्रकार के क्रेडिटर्स हैं, इनको हमको पैसा देना है ब्याज से, ठीक है। तो ये प्रकार के क्रेडिटर हो गए, असली मालिक ये हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये तो मैनेजर का काम कर रहे हैं, समझ लो मैनेजर कर रहे हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, देखो अगर कोई भी समस्या हो कोर्स लेने में तो ये नंबर दिया 8770123687, इस पर कॉल कर सकते हो। ये हमारा एप्लीकेशन है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा यूजर योगेन साव क्लासेस ऐप में ही जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इतने बार यहाँ से सवाल बनता है ट्रायल बैलेंस से, इतने बार बहुत सवाल बनेगा इससे, मैं बता रहा हूँ। अभी भी जो क्वेश्चन आएगा अकाउंट्स का आएगा, मतलब यहाँ से सवाल बनेगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना मैं, ये अपने से छाट के नहीं लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लेवल बताने के लिए। ट्रायल बैलेंस में देखो कोई भी अलग अलग प्रकार के एरर होते हैं, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, बहुत सारे प्रकार के एरर हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती है, उसके हिंदी में मतलब भी दिए हुए हैं। ट्रायल बैलेंस में ये सवाल पूछा था, थ्योरी में मैं कराया हूँ, कोर्स में आप देखेंगे तो जो करे होंगे उनसे इजिली बन जाएगा। किससे ट्रायल बैलेंस में हमको गलती पता चलती, किससे नहीं पता चलती, ये सब मैं बताया हुआ। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में गलती किससे मालूम चलेगी, जो भी एरिथमेटिकल एरर होगा ना, एरिथमेटिकल, वही ट्रायल बैलेंस से मालूम चल पाता है कि भैया 660 लिखना था, डेबिट तो किया लेकिन कुछ और लिख दिए, 650 लिख दिए। इस टाइप की जो गलती है वही पकड़ में आएगा, बाकी पकड़ में नहीं आना है। कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूरक अशुद्धियां, इसको कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या होता है, अभी आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। जैसे मुझे समझना एक बात को, उदाहरण, मुझे आपसे 1,000 रुपये लेने थे, मुझे आपसे 1,000 रुपये लेने थे, लेकिन मैं लेना भूल गया, याद ही नहीं आया। आप सोचोगे रे 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 मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि सर भूल गए 1,000 रुपये लेना, और मुझे याद ही नहीं है। लेकिन सोचो 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे 1,000 रुपये मांगे रहे होंगे और मुझे आपको 1,000 रुपये देने होंगे, वो आप भूल गए, आपको याद नहीं है। तो ये दोनों 1,000 लेना और देना कंपनसेट हो गया कि नहीं, एक गलती से दूसरी गलती दब जाना, उसकी क्षतिपूर्ति जाना, उसी को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। इसमें नहीं पता चलता ट्रायल बैलेंस में एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत में गलती करना, ये भी नहीं पता चलता है। एरर ऑफ ओमिशन, ये भी पता नहीं चलता है, कंप्लीट ओमिशन रहेगा नहीं पता चलेगा। लोप संबंधी अशुद्धियां,
तो किसी इनमें से किसी भी में भी ट्रायल बैलेंस से गलतियां नहीं मालूम चलती है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ। शेयर एप्लीकेशन, आप इसको इशू ऑफ शेयर डिवेंचर वाले में पढ़ेंगे। जो शेयर एप्लीकेशन का मनी हो किससे आता होगा? इन्वेस्टर से आता होगा, जो उसका शेयर खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जो शेयर एप्लीकेशन का मनी है, शेयर एप्लीकेशन का मनी है, बचपन में पढ़े होंगे आप, बचपन मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे। इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, तो हम एप्लीकेशन का पहले पैसा मंगाते हैं भाई, भेजते हैं, फिर हमारे कॉल होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो भाई ये शेयर एप्लीकेशन मनी किसका पैसा है? इन्वेस्टर का पैसा है। किसका पैसा है? इन्वेस्टर का पैसा है। तो ये हमारे लिए क्या हो भाई? एक लाइबिलिटी हुई कि नहीं हुई, है ना? तो ये लाइबिलिटी है एक प्रकार, पहले तो ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को देना है, इसलिए क्या अकाउंट है? एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। क्या अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ, कैसा नेचर होता है? पर्सनल अकाउंट है। इतना डीप सवाल पूछेगा तो आपसे बनना ही चाहिए, आपको याद होना चाहिए भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसेप्ट वाइज पढ़ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप शेयर एप्लीकेशन या शेयर डिवेंचर वाला पूरा चैप्टर पढ़ डालोगे, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस प्रकार का खाता है, आपसे हो सकता है नहीं बन सकता, नहीं बनता, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी शोन इन। तो देखो आमतौर पे यहां से इर्द गिर्द घूमेगा, ट्रायल बैलेंस से, लेजर से, जर्नल एंट्री, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? जो डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, जितने लेनदार हो गए, देनदार हो गए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये जितने भी पर्सनल अकाउंट है, जितने भी पर्सनल अकाउंट है, इनके बैलेंस को याद रखना, किस में दिखाया जाता है? किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अरे जैसे एसेट और लाइबिलिटी होता है तो इधर दिखाते हैं ना डेटर, इधर दिखाते हैं क्रेडिटर, 50,000 लेना है, 20,000 देना है, ऐसे दिखाते हैं। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, डेटर, क्रेडिटर या कैपिटल अकाउंट, उस सबके बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। समझ आया बात? क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, देना ना भाई, कभी न कभी पटाना है। कैपिटल क्या नहीं पटाएंगे? पटाएंगे। मुझे अगर 20,000 रुपए किसी से लेने तो मैं नहीं लूंगा, और वैसे देने तो नहीं दूंगा, इसलिए बैलेंस शीट में एक आइटम के रूप में दिखता है। समझ आई बात? चलो आगे का सवाल करते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, जॉइंट वेंचर भी आपको पढ़ना है। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है? पहले तो ये समझना, जॉइंट वेंचर अकाउंट किसी भी वेंचर का, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकालने के लिए बनाया जाता है। जॉइंट वेंचर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? किसी भी वेंचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जितने भी लाभ हो गए या हानि हो गए वो निकालने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो जॉइंट वेंचर अकाउंट किस लिए बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी याद रखना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग याद रहे नहीं? इससे पहले भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देखिएगा, आप उसको देखना। उस गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, एकदम जो गोल्डन रूल है ना, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गिवर रिसीवर, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सब तीनों नियम याद होना चाहिए। फिलहाल नॉमिनल अकाउंट में मैं बता देता हूं आपको, डेबिट क्या चीज होता है? या तो एक्सपेंस जितने भी खर्चे हैं या लॉसेस है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट होगा। याद रखना, इनकम या प्रॉफिट ये क्रेडिट होता है, ये रूल है। क्लियर है? अगला सवाल देखो, गुड्स परचेज थ्रू डेबिट कार्ड इज रिकॉर्डिंग। एक देखो इतना घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। गुड परचेज तो किया, चलो ठीक है, लेकिन किससे किया? डेबिट कार्ड से। अब आपके मन में कहीं न कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार इसका एंट्री क्या करो। आपको मालूम है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऐसे बनाते हैं। चलो ठीक है, अभी ये बताओ, अगर आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो, पैसा आता है आपके साथ, आपके पास, तो किधर लिखते हो? डेबिट साइड लिखते हो, डेबिट। पैसा जाएगा तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। इतना तो आपको मालूम है ना, बेसिक इतना तो मालूम है कि पेमेंट आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट, इतना तो मालूम। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको क्रेडिट साइड में एक हो सकता है, एक लिख रहे कैश कॉलम, एक लिख रहे बैंक कॉलम।
अब यही पूछा जा रहा है कि डेबिट कार्ड से माल के क्रय की राशि रोकड़ बही में कहां लिखी जाएगी। मैं बता दूं, पेमेंट साइड जब जब आप कैश में पेमेंट करेंगे ना, जब जब कैश में पेमेंट करेंगे तभी आप सामान खरीदे हो तो आप पैसा दोगे ना। अगर पैसा दोगे, खर्चा हुआ कैश में दोगे तभी कैश साइड एंट्री होगी। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिए, आप चेक से पेमेंट कर दिए, तो समझ लेना ये किस में जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। तो याद रखेंगे, डेबिट कार्ड से माल के क्रय की राशि रोकड़ बही में किधर लिखी जाएगी, इन बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड। पेमेंट साइड उस साइड, पेमेंट साइड वाले में लिखेंगे और बैंक कॉलम में लिखेंगे। इतनी सी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ही रखेंगे। क्लियर है क्या? चलो, द कैपिटल अकाउंट आर क्लोज इन केस ऑफ फॉर्म डिसोल्यूशन। फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ जा रहा है, विक्टर करना पड़ जा रहा है, आपको मालूम हो सकता है भाई बिजनेस नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कोई दूसरा अपने को अपॉर्चुनिटी दिख गया, किसी भी कारण से हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व कर रहे हैं मतलब उसका विक्टर कर दे रहे हैं, उसको समाप्त कर दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी का भी हिसाब किताब करना पड़ता है। एसेट और लायबिलिटी का भी हिसाब किताब करना पड़ता है। जितने एसेट है आप उसको बेचेंगे जितने भी रेट में बिक जाए, और उन पैसों से क्या करेंगे, उन पैसों से आप अपनी लायबिलिटी को, अपने दायित्व को, उधारियों को चुकाएंगे। एसेट्स को बेचोगे और उधारी को चुकाओगे। अब उसके बाद जो पैसा बच गया वो सब पार्टनर को क्या करेंगे, सब पार्टनर को दे के चुकता करेंगे, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट आर क्लोज इन केस ऑफ फर्म डिसोल्यूशन बाय बैंक अकाउंट। तो पूरा पैसा ज्यादातर आमतौर पे या तो कैश से या बैंक से, कैश ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैश या बैंक से भाई चुकता करोगे कि नहीं करोगे, उसके पैसे पर अमाउंट करोगे, तो इसलिए किस तरीके से क्लोज करोगे, बाई बैंक अकाउंट से। याद है, याद रहेगा। चलो, अगर आपसे डिसोल्यूशन का क्रम पूछ देना तो सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बैंक अकाउंट बनेगा। अगर ये भी पूछा जाए ना तो सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट बनेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। और ऑप्शन भी ऐसे दिया कि आप कंफ्यूज जाए। कैलेंडर ईयर में भी तो बना सकते यार, असेसमेंट ईयर भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा हूं मैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है बीकॉम एमकॉम में। अकाउंटिंग ईयर भी पढ़ा हूं, ऑल ऑफ द अबव। आप ऑल ऑफ द अबव मार दोगे, इतना मुझे यकीन, अगर एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ऑल ऑफ द अबव छोड़ो, देखो असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स का कंसेप्ट है। हम जितना भी प्रॉफिट लॉस ये सब अकाउंट बनाते हैं ना, और बड़ी बड़ी कंपनियों खास करके, वो सब किस में, अकाउंटिंग ईयर में डील होते हैं। किस में डील होते हैं, अकाउंटिंग ईयर में। तो कैलेंडर ईयर में कभी नहीं करते। अगर ऑफिशियल बना रहे हैं, रूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो भाई किस में जाएगा, ये अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। असेसमेंट ईयर तो मैंने बताया इनकम टैक्स का कंसेप्ट है, कैलेंडर ईयर नहीं। असेसमेंट ईयर भले हो सकता है वही पीरियड हो 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन मैं बता दूं जो एक्चुअल टर्म है वो क्या है, अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। एक्चुअल टर्म है अकाउंटिंग ईयर। तो 90 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट कंटेनिंग वेरियस लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, पूरे डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस का लिस्ट है। बैलेंस का क्या है, लिस्ट है, इतना याद रखेंगे। क्या ये लिस्ट है, ठीक है, याद रहेगा। और भाई ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस भैया बराबर आना चाहिए, तब सही है माना जाएगा, हाँ कि ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का मूल्यांकन हमेशा कैसे किया जाता है। तो अलग अलग कंसेप्ट आपको पढ़ने होते हैं, जितने भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट है सब आपको पढ़ना है। तभी देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का मूल्यांकन हमेशा किसमें कहता है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, लागत अवधारणा क्या कहती है, ये कहती है कि जितने भी हम एसेट्स खरीद रहे हैं भैया, जितने भी एसेट्स खरीद रहे हैं, है ना, उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे रखा जाए। हिस्टोरिकल वैल्यू पे नोट डाउन किया जाए, है ना, रिकॉर्ड किया जाए। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जितने में खरीदे थे, तो कितने में जो खरीदे थे उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस पर ही। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी एसेट हम खरीद रहे हैं भाई उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, परचेज प्राइस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं उसको। क्लियर है क्या? आगे वाला सवाल देखते हैं। इसलिए मैं बोला
अच्छा डिटेल में पढ़ना, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते। इतने भी कॉमर्स वाले हैं भाई, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। एक तो पोस्ट भी है 69। आमतौर पे आप देखेंगे किसी अभी प्रयोगशाला परिचारक को 17 पोस्ट है, कितने कम पोस्ट निकलते हैं और उनमें भरने वाले की संख्या इतनी ज़्यादा, फॉर्म भरने वाली की संख्या। यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्म भरने वाली संख्या 90% कम हो जाएगी। 90% इंजीनियर, बायो वाले, आर्ट्स वाले सब बढ़ जाएंगे, 10% सिर्फ और सिर्फ बीकॉम वाले बच जाएंगे। उसमें भी पोस्ट की संख्या और ज़्यादा कर दी है, तो सीरियस कैंडिडेट यहाँ बहुत कम है। थोड़ा सा भी आप मेहनत करोगे, पढ़ लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8770123667 नंबर पर और कोर्स परचेस कर सकते हैं और तैयारी चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों मिलेगा। 1 मई से रिकॉर्डेड चालू होगा, सॉरी लाइव क्लास चालू होंगे। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। स्थायी संपत्तियों पर हास निम्नलिखित में से किस अवधारणा या धारणाओं के अनुसार लगाया जाता है। तो याद रखेंगे, स्थायी संपत्तियों पर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, दोनों मतलब बताता हूँ। मटेरियलिटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता ही जाएगा। हमारा जो बिजनेस है वो क्या चलता जाएगा भाई, लंबे समय तक चले जाएगा। तो जो भाई हम जो भी एसेट खरीदें, फर्नीचर खरीदें, जो भी धीरे 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 उसका वैल्यू अपन उपयोग करें साल दर साल। मैचिंग कंसेप्ट ये है कि जिस समय का रिवेन्यू भी है उसी समय का एक्सपेंस हो वैसे रिकॉर्ड करना है। तो जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं एकदम याद रखेंगे, ये दोनों कंसेप्ट पर आधारित है, गोइंग कंसर्न और मैचिंग कंसेप्ट। बोला एकदम डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अकाउंट्स में तो एक भी मार्क्स आप लूज मत करना, और नहीं होगा मेरी गारंटी है। मैं जो पढ़ाऊंगा टॉपर का जितना आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, टॉपर से भी उतना ही बनेगा, आपसे भी उतना ही बनेगा, सबसे उतना ही बनेगा, कुछ मिस नहीं होगा। और आपसे मिस हो गया तो समझना किसी से नहीं बनेगा। इतना डिटेल में मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, तो निश्चिंत रहना। चलो बाकी क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। बाकी कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये सब में भी कैसे आए थे एक बार बस नजर डाल लीजिए, किस लेवल का आया था एक बार नजर डालिए। अकाउंट्स का किस लेवल का था मैं बता दिया, दिखा दिया। और भी वीडियोस लाऊंगा, आप बोलोगे और प्रैक्टिस कराना तो यूट्यूब पे और लेके आ जाएंगे। हाउ इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट गिवन ऑन द इंटरनेट। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसर्च लेटर। आप मोबाइल में सबसे ऊपर जैसे गूगल वगैरह में करोगे ना, देखना ये गूगल में, यहाँ पर देखो ये व्यापम का वेबसाइट खोल के रखा हूँ मैं। इसी इसी को ही चेक करते रहता हूँ कि कब आए। ये बार बार ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, रिफ्रेश हो कि कब आए और मैं तुरंत आपको जानकारी दूँ। यहाँ पर इसको कॉपी करोगे तो कॉपी लिंक, यहाँ पे लिखा था कॉपी यूआरएल, वही लिंक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूआरएल, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस का, माइक्रोसॉफ्ट का। गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्या है सर्च इंजन है। बायोस इज यूज्ड बाय, अब देखो बायोस किसके द्वारा यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। इसका सही आंसर ना ऑप्शन ए है, लेकिन एग्जाम में फाइनल आंसर क्या लिया इसने, कंपाइलर ले लिया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। फाइनल आंसर एग्जाम में यही लिया गया। मैं इस पर दावपत्ती भी किया था, दावपत्ती भी किया था, लेकिन चेंज नहीं हुआ। कभी कभार व्यापम अपना मनमानी कर लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली नॉन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस आर द, सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस यही इनपुट डिवाइस है, फेमस इनपुट डिवाइस। और मैं बोलूँ कि 2018 का भी एग्जाम हुआ, 2022 का एग्जाम हुआ, मेरा फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक रहा है। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना झोंक दूंगा, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस को बस आप फॉलो करते चलें, मेरे एक्सपीरियंस का आप लाभ उठाने का सोचें, ठीक, खुद जाके गलती मत करें, मेरे गलतियों से सीखे। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई मेमोरी स्टेज को बीट होता है 01 BIT। प्रोवाइड हार्ड कॉपी फ्रॉम कंप्यूटर, कौन हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, प्रिंटर, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रिंट करके देता है। ढोल के भीतर पोल लोकोक्ति का अर्थ है, अब ये देखो ये दोनों करीब के ऑप्शन है, दोनों सही हो सकता है। ढोल के भीतर पोल का मतलब है कि बाहरी जैसा है दिख रहा ना, वैसे अंदर है नहीं, भारी ढोल के भीतर पोल, तो इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। केवल बाहरी दिखावा, राज खोलना दोनों हो सकता है, क्योंकि ढोल के भीतर पोल, भाई ढोल खुल गया, समझ आ गया कि अंदर कुछ और चीज है। पोल खुल गया बोलते नहीं, राज खुल गया, पोल खुल गया मतलब राज खुल गया। तो बाहरी दिखावा कुछ और है, अंदर फिर राज खुल गया, दोनों हो सकते हैं। लेकिन व्यापम ने इसको केवल बाहरी दिखावा आंसर लिया है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, चरणों में, चरण मतलब फेस, लाइन समझ लो, यति मतलब पॉज, ब्रेक, तो ये दोनों सही, इसमें ऑप्शन सी सही है। चलो, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, देखो मुख्य रूप से पूछ दिया। अब अर्थालंकार एकदम फिक्स नहीं है, इसका आंसर 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। व्यापम ने 5 लिया इसका आंसर, ठीक है। लौट कर आया हुआ को क्या बोलते हैं, प्रत्यागत।
लौट कर आया होगा कि क्या बोलते हैं प्रत्यागत। जब जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको जब तैयारी कराता हूँ पढ़ाता हूँ तो मैं मेंशन करते चलता हूँ कि व्यापम में इसने ये आंसर लिया, पीएससी ने ये आंसर लिया, भले सही हो गलत हो क्या है वो सब चीज़ डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि भाई क्या लेना है। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, एग्जाम के बारे में चिंतित, तो एग्जाम के लिए चिंतित, तो अबाउट लगेगा। डिड यू सी द हॉकी मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, रमेश आस्क्ड मी। ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे होगा, रमेश आस्क्ड वेदर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे तो वेदर यही लगाते हैं, वेदर आई हैड सीन द हॉकी मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, ठीक है। देयर इज डैश कैट इन डैश गार्डन, एक बिल्ली था, कौन सा बिल्ली था पता नहीं, कोई था एक, तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा, इनडेफिनेट में क्या आता है ए या एन, तो देयर इज अ कैट, एन यूज नहीं करूंगा, कैसी है तो देयर इज अ कैट इन द गार्डन, गार्डन स्पेसिफिक है, नॉन प्लेस है, नॉन लोकेशन है, तो द वर्ड यूज करूंगा, देयर इज अ कैट इन द गार्डन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम इजी है, एकदम इजी, थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। एक त्रिभुज के कोण 5, 3, 7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो गए। ऑब्ट्यूज में मतलब एक एंगल 90 से ऊपर होगा। आइसोलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, भाई समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी देखते हैं क्या आता है। आपको तो एक प्रॉपर्टी मालूम होगा कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोण, सभी मतलब 3 ही अंतःकोण होंगे, 3 अंतःकोण का योग कितना होता है, अगर मैं इसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मानूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, अंतःकोण का योग। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो चलो त्रिभुज के अंतःकोण का मान 5, 3, 7 के अनुपात में बता दिया। एक्चुअल मान उसका 5x, 3x, 7x मान लो। पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये। अब जोड़ के देखो 5x प्लस 3x प्लस 7x, 5, 3, 8 प्लस 7, ये हो गया अपना 5, 3, 8, 7, 15। 15x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। x बराबर 180 डिवाइड बाई 15, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 12 डिग्री। अब अगर x 12 है तो 5x मतलब 5 इंटू 12 60 डिग्री, 3x मतलब 3 इंटू 12 36 डिग्री, और 7x यानी कि 7 इंटू 12 84 डिग्री। सभी एंगल देखो, कोई भी एंगल ना 90 डिग्री है ना 90 डिग्री से ऊपर है, सारे 90 डिग्री से नीचे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इतना सवाल इजी देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल। इसमें लोग एक्स मान के बनाते हैं, एक्स वाई जेड, क्या क्या नहीं मान के बना रहे, कुछ नहीं, जैसा बोला वैसा करो। खास करके कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादा डरते हैं मैथ्स से, कुछ नहीं होता मैथ्स में, बस क्या करने का, एक आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम एचसीएफ, ये थोड़ा बेसिक इतना तो जान लो। उसके बाद बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना और उसका इक्वेशन बनाना है, मैथ्स बस इतना ही है। स्टेटमेंट पढ़े और क्या बनाए, उसका इक्वेशन बनाए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टेबल, ये लो लिख दो, 6 टेबल का कॉस्ट प्राइस, ये ऐसे लिख दिया 6 CP किसके बराबर इज इक्वल टू, ये लो इक्वल टू साइन लगा दिए, बस मैं बोला सेंटेंस पढ़ना, इक्वेशन बनाना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टेबल, 6 कॉस्ट प्राइस किसके बराबर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल, ये लो 4 टेबल का किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बस इतना ही इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं। मैं काम करता हूँ CP, ये SP को इधर नीचे लेके आता हूँ, सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को, ये ऊपर 4 है और ये 6 नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, मैं 4 रुपए के आइटम को 6 रुपए में बेचूंगा तो मुझे लाभ कितना होगा, इतना समझने की जरूरत है कि इसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्या, कुछ फॉर्मूला नहीं है। आपसे इजीली वे में पूछूं भाई, 5 साल के बच्चे को भी पूछूंगा, 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच दिया, बताओ बेटा कितना रुपए का लाभ हुआ, बोले सर 1 रुपए का। 4 रुपए का आइटम को 6 रुपए में बेच रहे हो, कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए में। कितने रुपए में, 4 में। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऐसे ही करते ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, ये आ गया 50%, ठीक है, क्या आ गया 50%। द सम ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35। इसको भी मैं बताऊं, मैथ्स आपसे पूछे जाते हैं, अगर 20 क्वेश्चन आपसे मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, मैं बोलता हूं 10 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से आंसर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन टू क्वेश्चन चले जाओ, इतना आसान होता है, इतना जल्दी बन जाता है, देख के बनेगा। आप जरूरी नहीं आपको ये सॉल्यूशन आता हो, सॉल्यूशन आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे मार्क डिसाइड नहीं होगा, आपको आंसर तक पहुंचने आना चाहिए। अभी बताओ, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा ना, द सम ऑफ 2 नंबर इज 12, ये पहले नंबर को मान लिया x, दूसरे नंबर को मान लिया y, ये सम हो गया x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग 12 है और उसका गुणनफल, गुणनफल मतलब x इंटू वाई, एक्स वाई कितना है 35 है,
बहुत अच्छी बात। ये सॉल्व करूंगा बहुत टाइम लगेगा, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, इतना समय नहीं लगा सकते, शॉर्टकट ढूंढना है हमको। तो क्या करें? अरे ये बताओ भाई, कौन सा ऐसा नंबर है बताओ जिसका प्रोडक्ट 35 है? 35 किसके पहाड़ा में आता है? बोले सर याद आ रहा है, 5 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा, बस वही तो देखो ना, 7 पंचे 35, यही तो होता है। और ये 7 और 5 को जोड़ के भी देखो नंबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, योग 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस तुरंत समझ गए। तो एक नंबर 7 हो गया, एक नंबर 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या योग हुआ? तो 7 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/7, 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/5, इनका योग पूछ रहा है। तो 7 और 5 कैल्सियम निकाले 35, 7 से कितने बार में जाएगा 5, 5 से कितने बार में जाएगा 7, जोड़ दिए 12/35, ये आंसर आ गया 12/35। ठीक है, लास्ट टाइम बताऊंगा, फिर जानकारी देता हूं, जल्द से जल्द जुड़े। कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन उसमें भी कंपटीशन है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का तैयारी करा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अकाउंट्स तो करा ही रहे हैं, और अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पूछता है तो उसको मैं ही डील करूंगा, सहकारिता अधिनियम भी पूछ देगा, मैं ही डील करूंगा। अगर हिंदी, इंग्लिश, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके है तो ज़्यादातर 90% सब्जेक्ट मैं ही डील करूंगा। तो कंपटीशन वैसे भी बढ़ जाएगा, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर जो इधर उधर से भटक भटक के पढ़ेंगे वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो जल्द फैसला लीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, और तैयारी चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। ये आखिरी का थोड़ा सा सरसरी टाइप से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ। राम पेड 96 एज इंटरेस्ट। राम ने साधारण ब्याज दर 16% पर 5 वर्ष पूर्व ऋण लिया था, जिसका ब्याज 9600 रुपए अदा किया। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया? हर चीज को अपने आप को बेस को हम लोग 100% मानते हैं, एकदम स्पीड में बता रहा हूँ। 16 इंटू 5 साल, 16% अगर 1 साल के लिए, 5 साल के लिए उसने 80% पटा दिया होगा। कितने रुपए पटाया उसने ब्याज के रूप में? 9600 रुपए। अगर 9600 रुपए ये 80% ब्याज के बराबर है तो 100% मूलधन कितना होगा? इसको आराम से अगर मैथ्स पूछेगा ना तो डिटेल में मैं बता दूंगा, अभी आपको, मुझे मालूम है कि आपको नहीं समझ आएगा। ये 0 0 कट गया, 8 से 1 कट गया, 12 बार में 120, तो ये 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड में मैंने बढ़ाया, लेकिन जो मेन था अकाउंट्स उसको मैं एकदम विस्तार से समझाया हूँ, ठीक है। सेशन अच्छा लगा होगा तो मुझे बताइएगा, ऐसे ही और भी सेशन लाने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे कराने हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।